बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बस्तर से आ रही है, जहां नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने नई पहल की है। जगदलपुर में उन्होंने गूगल फॉर्म जारी किया है और मेल आईडी भी अपने नक्सली बताएं। अपनी पुनर्वास नीति में वो क्या चाहते हैं, समर्पण नीति में परिवर्तन किए जाने के उन्होंने संकेत दिए। पीड़ितों से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और अपने आप में ये अब तक शायद सबसे अलग पहल है। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बस्तर से जुड़ रहे हैं। विकास, इन 24 सालों के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकारें भी रहीं, बीजेपी सरकारें भी रहीं, लेकिन शायद ये अपने आप में पहली बार है कि नक्सलियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि उनके लिए पुनर्वास नीति में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव हो। देखिए, निश्चित ही तौर पर एक नए तरीके का प्रयोग है और तमाम तरह के प्रयोग कर लेने के बाद जब समस्या से समाधान नहीं मिल पाया तो नई सरकार और युवा मंत्रियों के द्वारा नई तरीके की सोच को अपनाया जाए। निश्चित ही तौर पर 15 साल बीजेपी ने राज किया, 8 साल कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में राज किया, लेकिन अब माओवाद केवल बढ़ता हुआ नजर आया। पहली बार कोई गृह मंत्री होगा जो हिडमा के इलाके तक जा रहा है, ग्रामीणों से जुड़ा है और बस्तर में आकर इस समस्या को समाधान करने के लिए सार्थक पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में आज विजय शर्मा, जो कि गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, जगदलपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने गूगल फॉर्म भी जारी किया है जिसमें स्कैनर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, बारकोड स्कैनर, जिसके जरिए अगर आप उस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आपके फोन में एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप अपने सुझाव रख सकते हैं। होता है कि कई दफे जो माओवादी या उनके समर्थक या ग्रामीण अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता नहीं है जो सीधे सरकार। मैं वही जानना चाह रहा था विकास कि अगर टॉप नक्सल कमांडर्स को छोड़ दें या उनके जो टेक वाले ऑफिसर्स हैं उनको छोड़ दें, उसके अलावा ऐसे कितने नक्सली होंगे जिनके पास स्मार्टफोन होगा, कनेक्टिविटी होगी और खास तौर पर वो इतने गैजेट फ्रेंडली होंगे कि वो गूगल फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर के सबमिट कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत आश्चर्यजनक होगा आपके लिए जानना कि बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों में, जिन इलाकों में टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, उन इलाकों के वो ग्रामीण जो पूरी तरह से स्कूल और पाठशालाओं से दूर रहे हैं, वो भी आज स्मार्टफोन हाथ में लेकर चलने लगे। स्मार्टफोन की वो सारी खूबियां उन्हें मालूम है। और आपको बताऊं कि नक्सल के संगठन में जो लोग सक्रिय हैं, चाहे बड़े स्तर के लीडर हों या छोटे स्तर के जनमिलिशिया तक, उन्हें भी मोबाइल के सारे खूबी है और उसके जो चलाने के तौर तरीके हैं उनसे वाकिफ किया जाता है। उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि इन सारे गैजेट को कैसे यूज करना है। तो ऐसे में माओवादी संगठन का जो निचला कैडर है वो भी बखूबी स्कैन करके इन फॉर्म को खोल सकता है, ग्रामीण भी खोल सकते हैं। और हर व्यक्ति जो यूट्यूब देख रहा है, जो मोबाइल की दुनिया से जुड़ा हुआ है, निश्चित ही तौर पर इस गूगल फॉर्म का उपयोग इस पहल पर विकास तब हम बात कर पाएंगे जब हम पिछली पहल की बात करेंगे, जिसमें विजय शर्मा ने यह भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही, वीडियो कॉल के जरिए ही सही नक्सली आए, वार्ता करें। तो अब तक ऐसी कोई वार्ता हो पाई क्या विजय शर्मा के साथ या सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ? देखिए, अभी तो फिलहाल विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री, उन्होंने केवल ऑफर दिया है माओवादियों को कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। माओवादियों की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया था विकल्प ने, और विकल्प ने इस बात का जिक्र किया था अपने प्रेस नोट के माध्यम से कि अगर जो कैंप खोले गए उन कैंप में जवानों को 6 महीने तक वहीं रखा जाए, बाहर निकलकर ऑपरेशन न किए जाएं, इलाके में अस्पताल खोले जाएं, स्कूल खोले जाएं और बेवजह फर्जी मुठभेड़ें बंद कर दी जाएं, जो लोगों को बेवजह जेलों में बंद किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। अगर इस तरह की सार्थक पहल सरकार करेगी तो निश्चित ही तौर पर माओवादी संगठन भी चाहता है कि अब शांति वार्ता होनी चाहिए। खून खराबे के पक्षधर वो भी नहीं है, उन्होंने अपने पत्र पर लिखा, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद सरकार की तरफ से गृह मंत्री खुद आज बस्तर पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये गूगल फॉर्म जारी किया है। बहुत धन्यवाद आपका विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। विकास तिवारी बस्तर से इस वक्त हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। उधर जबलपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इसके अलावा प्रशासन की टीम ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण भी किया है। एनडीटीवी ने एक दिन पहले ही जबलपुर में ज्वालामुखी नाम से एक खास कार्यक्रम दिखाया था।
आपको दिखाया था कि पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है और अगर किसी वजह से आग लग जाए तो पेट्रोल पंपों पर आग बुझाने के जरूरी इंतजाम नहीं है। इसके बाद पेट्रोल पंप मालिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद जल्द सारे मापदंड पूरे करने को कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने एक खास कार्यक्रम दिखाया था जबलपुर में ज्वालामुखी, और जबलपुर में ज्वालामुखी ये हमने जब खास कार्यक्रम दिखाया प्रशासन एक्टिव हुआ। रात में ही हमारे खबर दिखाए जाने के बाद रात में ही प्रशासन की टीमें पेट्रोल पंपों पर गई और एक पेट्रोल पंप को एसडीएम ने सील कर दिया। एक दिन पहले हमने पेट्रोल पंपों की खबर दिखाई थी, जिसके चंद घंटों के अंदर ही जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए थे। और इस मामले में पचौरी पेट्रोल पंप पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने के बाद एसडीएम शिवाली सिंह की टीम ने उसे सील कर दिया। पचौरी पेट्रोल पंप की फायर सेफ्टी अरेंजमेंट का निरीक्षण किया गया। इसमें ऐसा पाया गया कि जो रिटेल यूनिट्स हैं वहाँ पर इनसफिशिएंट क्वांटिटी में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, या फिर जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो जो आउटडेटेड जो हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उस टाइप के यूज़ हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होना चाहिए जनरेटर के पास में या फिर ऑफिस रूम में, वो अवेलेबल नहीं है। और जैसे जो लुब्रिकेंट का स्टोरेज है वहाँ पर उनके पास में कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल पैनल में जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसी तारतम्य में इसकी रिपोर्टिंग अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को की गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। आधारताल क्षेत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, दीनदयाल चौक पे पचौरी पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हमने जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं उनके साथ मिलकर के जांच की है। फायर सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम से हैं, जिन्होंने 24 अप्रैल को इनको एक नोटिस इशू किया हुआ था, जिसमें इनको जानकारी दी गई थी कि किस तरह से इनको फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो कंप्लाई करने हैं। लेकिन आज 21 मई होने के बाद भी कंप्लायंस क्योंकि नहीं हुआ है, 7 डेज़ का उसमें टाइम पीरियड दिया गया था, इसीलिए इस पूरे जो एरिया है, यूनिट है, इसको सील किया जा रहा है। एनडीटीवी ने कल आपको एक खास कार्यक्रम दिखाया था जबलपुर में ज्वालामुखी नाम से। दिखाए गए इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि किस तरह जबलपुर के तमाम पेट्रोल पंप सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी इस पड़ताल को साथ मिला जबलपुर के पूर्व फायर अधीक्षक और सुरक्षा अधिकारी उस्मान खान का। उस्मान खान ने बताया कि जो चिंता हमने जाहिर की है वो कितनी वाजिब है और बिना सुरक्षा मानकों को पूरे किए बिना ये पेट्रोल पंप कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने उस्मान खान से खास बातचीत की है, सुनिए इसे। जबलपुर के सभी 51 पेट्रोल पंपों के पास फायर एनओसी नहीं है। कभी एनओसी दिया करने का काम नगर निगम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और फायर ब्रिगेड अधीक्षक उस्मान खान किया करते थे। उस्मान साहब ने 3 जलते हुए पेट्रोल पंपों को बुझाया है अपने इन्हीं हाथों से। हम जानेंगे उस्मान साहब, वो घटनाएं बताइए जब जबलपुर में पेट्रोल पंपों में आग लग गई थी। देखिए, जबलपुर में 3 पेट्रोल पंपों में मेरे ज़माने में, बल्कि उससे भी ज़्यादा पेट्रोल पंपों में आग लग चुकी थी। लेकिन जो सबसे भीषण अग्नि दुर्घटना पेट्रोल पंप की हुई थी वह तिलवारा में एक पेट्रोल पंप है, पुल के उस पार। उसमें जब आग लगी तो वहाँ पर एक पेट्रोल का टैंकर खाली हो रहा था, और उस पेट्रोल के टैंकर के खाली होते वक्त ही अचानक पेट्रोल पंप में आग लग जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, पूरी रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। 3-3 किलोमीटर इस तरफ और उस तरफ कोई व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। वो फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। अभी फुटेज तो नहीं है, एक फ़ोटो मौजूद है।
जिसमें ये दिख रहा है कि सिवाय फायर कर्मी के और हमारे वहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं है, ना तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है और ना ही कोई आम नागरिक है। अपनी जान को जोखिम में डाल के ये अग्नि दुर्घटना पर हमारे द्वारा काबू पाया गया था, जो एक बहुत ही बड़ा काम था। अभी आप जैसे आपने कहा कि जबलपुर में 51 पेट्रोल पंप हैं, उनमें किसी में एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं होने का मतलब ये है कि अग्नि से जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो है ही नहीं, और अगर है भी तो वो ना के बराबर है। एस पर नाम होना चाहिए, ISI के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाके देखिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो जैसे कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड को पहुँचने में कम से कम 10 से 5 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता है, और इस टाइम के आग के लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा है। जब तक फायर ब्रिगेड पहुँचेगी तब तक वहाँ के कर्मचारियों को ये चाहिए कि जो प्रथम अग्नि निरोधक यंत्र वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से, या फायर ब्रिगेड की अनुशंसा पर जो भी उपकरण बताए जाते हैं वहाँ पे अगर उपलब्ध हैं तो उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब हमें ये देखने में आता है कि जो भी उपकरण वहाँ पे लगाए गए हैं अभी वर्तमान में वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, उनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, उनके कर्मचारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अग्नि दुर्घटना होने पर किस उपकरण का हमें इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि समस्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो भी इस हिसाब देनी चाहिए कि अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसमें हम कौन सा उपकरण इस्तेमाल करें। तो उस्मान साहब अपने अनुभव और अपनी शिक्षा के आधार पर बता रहे हैं कि कितना विकराल रूप ले सकती है एक पेट्रोल पंप की आग। जैसा हमने कहा था कि जबलपुर में 51 सुप्त ज्वालामुखी है जो कभी भी भड़क सकते हैं यदि इनकी सुरक्षा समय रहते नहीं की गई तो। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। एक तरफ NDTV पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंप को सील किए जाने के बाद से बाकी पेट्रोल पंप मालिक परेशान हैं, और इसीलिए आज सारे पेट्रोल पंप मालिक कलेक्टर से मिलने पहुंचे और उन्होंने सारी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के लिए कलेक्टर से कुछ वक्त मांगा है। जबलपुर में पेट्रोल पंप को सील करने की गई कार्रवाई के विरोध में आज जबलपुर के पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वो कलेक्टर महोदय से एक मीटिंग करने के लिए आए हैं और ये बताने आए हैं कि वो उतनी भयावह स्थिति नहीं है जैसे कि पेट्रोल पंप को सील किया जा सके। तो मैं आप ही लोगों से बात करता हूं। सर, ये बताइए कि NOC नहीं है पेट्रोल पंप के, फायर NOC, और बहुत सारे पेट्रोल पंप में जो सुरक्षा के मापदंड हैं वो पूरे नहीं है, इस कारण से पेट्रोल पंप को सील किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, पहली बात ये है कि पेट्रोल पंप जितने भी हैं जिनका संचालन है वो पूरा जो नगर निगम के, कलेक्ट्रेट के शासन के जो भी कानून हैं उनके अंतर्गत हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं इनमें सब में एक्सप्लोसिव का लाइसेंस है जिसमें सुरक्षा के मापदंडों का पूरा ध्यान रखा जाता है, और इसके अलावा सारे उनके ऑडिट होते हैं, कंपनी के ऑडिट होते हैं, एक्सप्लोसिव के ऑडिट होते हैं, इनका रिन्यूअल होता है। जो अभी नगर निगम ने नई गाइडलाइन दी है कि फायर NOC लेना है, इसके नोटिस हमारे सभी साथियों को 24 अप्रैल को मिले, जिसमें 7 दिन में जवाब देने का था, सबने लगभग जवाब दे दिए। और हम लोग परसों मतलब 20 तारीख को नगर निगम कमिश्नर महोदय से भी सभी साथी मिले थे और उन्होंने बोला था कि अभी हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तैयारी जारी रखिए। और हम लोग तैयारी कर भी रहे थे और हम लोग जल्दी हम लोग देखिए जो सुरक्षा के मापदंड है, जान माल की सुरक्षा है, उसकी चिंता पंप वालों को भी रहती है। पंप मालिक भी वहाँ बैठते हैं, उनके कर्मचारी भी रहते हैं, हम भी जानते सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारा वहाँ बहुत बड़ी अमाउंट का स्टॉक भी रहता, हमको उसकी सुरक्षा भी देखना होती, हम भी उस बारे में चिंतित रहते हैं। हम सब कर रहे थे। कल जो पचौरी पेट्रोल पंप को सील किया है वहाँ पे 2 फायर सिलेंडर बस कम थे जो कि अभी वहाँ पहुँच गए हैं, और मैडम से निवेदन किया जा रहा था कि 2 फायर सिलेंडर का में बाकी पूरे सुरक्षा के मापदंड सब कुछ सही था, सारी चीज़ें सब बिल्कुल सही थी। तो यदि प्रशासन थोड़ी सी एक सहानुभूति रखता और उनको कुछ 4-6 घंटे का समय दे देता और सिलेंडर वो 2 पहुंच गए हैं, पूरी सब कुछ होके हो गया है। हमारा शासन प्रशासन से सिर्फ ये निवेदन है सभी साथियों का कि हम लोग कानून का पालन करते आए हैं, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे।
सुरक्षा की जो बात है जान माल की, उसकी चिंता हम लोगों को भी है। सिर्फ थोड़ा सा हमारी जो तकलीफ है उसको भी आप समझें और हमको थोड़ा समय दें। सर ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंपों की जांच की गई है जिनके पास जो पर्याप्त सुरक्षा के साधन नहीं है। किसी के पास सिलेंडर पुराने हैं, किसी के पास नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर, हमारा पेट्रोल पंप जो है वो एक्सप्लोसिव रूल्स जो हैं उसके अंतर्गत काम करता है और जो उसमें शर्तें रखी गई हैं उन पूरी शर्तों को पूरा किया जाता है। सिलेंडर्स जो रहते हैं उनको हर साल रिफिल किया जाता है, उसकी डेट उसमें नोट की जाती है। और ये जो अभी नगर निगम का कानून आया है ये अभी आया है, तो अभी हम लोग उसको समझ रहे हैं, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। मगर एकदम किसी पंप को बंद करना ये हम लोगों के साथ बहुत जाती है, इसे बंद करना चाहिए। सारे पेट्रोल पंप के संचालकों का ये मानना है कि वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसी की भी जान मान की नुकसानी ना हो और कोई खतरा हो। जो थोड़े बहुत समस्याएं हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है वो जल्द ही फायर एनओसी लेने का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। आपने देखा कि एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आया। कलेक्टर ने टीमें बनाकर धड़ाधड़ कार्रवाई की। एनडीटीवी से खास बातचीत में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि प्रशासन सभी पेट्रोल पंप मालिकों से अपील करता है कि सुरक्षा के मद्देनजर वो जल्द से जल्द फायर सेफ्टी के सारे मापदंड पूरे कर लें और अगर वक्त रहते मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो फिर प्रशासन ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों पर कार्रवाई करेगा। एनडीटीवी की खबर का असर अब दिख रहा है। जबलपुर में जो 52 पेट्रोल पंप हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी, उनकी खबर चलने के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की और कल से ही टीमें जांच के लिए निकल गईं। एक पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है और बहुत जल्दी बाकी के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हैं। सर, क्या कार्रवाई आप प्लान कर रहे हैं? देखिए 52 पेट्रोल पंप हैं हमारे यहाँ और जिस भी तरह की ऑफिशियल प्रोसीजर रही हो इनके पास फायर की एनओसी नहीं है और जो अभी नवीन निर्देश आए उसके मुताबिक हर पेट्रोल पंप को भी फायर की एनओसी लेना आवश्यक है। सभी पेट्रोल पंपों को हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। मोटे तौर पर जो हमारी टीमों ने जांच की है, नगर निगम की टीमों ने जांच की है, कई सारे पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त सुरक्षा के उपाय हैं, उनके पास उपकरण हैं। केवल जो डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ता है उससे संबंधित कुछ कागजातों की कमी है जिसकी वजह से समय पर फायर एनओसी जारी नहीं हो पाई है। तो मैं सभी पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं यहाँ पर उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी एक तो फायर के उपकरणों का यदि उनको परचेज़ करना है तो उसको परचेज़ कर लें, उनको लगा लें, इंस्टॉल करा लें और सारे कागज़ तैयार कर लें। हम प्लान ये कर रहे हैं कि 4 जून के बाद जैसे ही मतगणना कंप्लीट होगी उसके बाद हम एक कैंप का आयोजन करेंगे और उस कैंप के माध्यम से जितने हमारे पास प्रकरण होंगे उन सारे लोगों को एक साथ फायर की एनओसी जो है जारी कर देंगे ताकि फायर की एनओसी लेने में जो एक प्रोसीजरल जो दिक्कतें लोगों को आती हैं वो दिक्कतें नहीं आए और उनको सुविधा हो। इसके साथ साथ हम इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि पर्याप्त समय देने के बाद भी यदि कोई लोग जो है उपकरण भी नहीं लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम पेट्रोल पंप चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ऐसे पेट्रोल पंपों को हम बंद करने पर विचार करेंगे। उनको एक टाइम देंगे कि भाई हफ्ते 10 दिन में आप जो है जब तक आप ये सारे काम नहीं कंप्लीट कर लेते हो तब तक आपको पेट्रोल पंप चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। एक वातावरण का निर्माण ये कर रहे हैं कि यदि आपने उपकरण खरीद लिए हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, तो एनओसी आपको जो है बहुत आसानी से मिल जाए ताकि आपको ऑफिशियल पचड़े में पड़ना ना पड़े। तो दोनों ही तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो लोग इस बहाने के साथ थे कि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन करने में परेशानी होती है और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक कैंप लगाया जाएगा जबलपुर में और सभी पेट्रोल पंप को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि वो आधुनिक उपकरण लगा लें, जो सुरक्षा के नॉर्म्स हैं उन्हें पूरे कर लें, तो उन्हें एनओसी एक साथ मिल जाएगी। ये एक नई और अच्छी पहल है। एनडीटीवी की पहल के बाद ये जिला कलेक्टर की पहल है। ब्रेक के बाद हाजिर है। इंदौर प्रशासन और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भंवर कुआं स्थित फॉर्च्यून औरा बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। फायर सेफ्टी के मानक को पूरा ना करने पर यह एक्शन लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर इंदौर से है जहां प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भंवर कुआं में मौजूद फॉर्च्यून औरा बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। फायर सेफ्टी के मानक को पूरा ना करने पर यह एक्शन लिया गया है।
तो इंदौर में कई बार आग लगने की खबरें आ चुकी हैं, उसमें जानमाल का नुकसान हुआ और ऐसे ही एक मामले में एक बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। भंवर कुआं में ये बिल्डिंग मौजूद है। इंदौर प्रशासन और नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। भंवर कुआं स्थित एक बिल्डिंग को सील कर दिया गया। फॉर्चून ऑरा नाम की ये बिल्डिंग है जिसे सील कर दिया गया। फायर सेफ्टी के मानकों को पूरा नहीं किया गया था, ये जानकारी दी जा रही और इसके बाद ही ये बड़ा एक्शन लिया गया है। समीर खान मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, सबसे पहला सवाल, बिल्डिंग सील क्यों की गई है और कार्रवाई क्या शिकायत मिली थी या कोई रेगुलर जांच थी? देखिए, बिल्कुल ये जिस तरह से हम ये कहें कि इंदौर में एक जो है कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया था, उस आग लगने का मामला सामने आने के बाद से ही अगर हम ये कहें तो जिला प्रशासन जो है इंदौर की तमाम जो फायर सेफ्टी को लेकर जो काम कर रहा था और उसी के तहत वो लगातार जो है अलग अलग बिल्डिंग पर जांच पड़ताल कर रहा है। और उसी जांच पड़ताल के दौरान जिस बिल्डिंग में हम ये कहें कि फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम नहीं पाए जाते, वहां पर तत्काल जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करता है। कई कई ऐसी बिल्डिंग है जिनको नोटिस भी जारी किए गए। हालांकि ये बिल्डिंग में जब वो पहुंचा प्रशासन का दल और जो नोटिस की समय अवधि थी वो खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी इन्होंने जब फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए तो इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इस बिल्डिंग में कौन कौन से दफ्तर चल रहे थे समीर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपसे बताया कि लगातार जो है कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर जो है इस बिल्डिंग में अलग अलग जो है कंपनीज के ऑफिस थे, कुछ पर्सनल ऑफिसेज भी थे। तो यही वजह है कि लगातार जो है हम ये कहें कि अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर जो है जिला प्रशासन का दल पहुंच रहा है और फायर सेफ्टी को लेकर जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ भीड़ काफी होती है, काफी लोगों का आना जाना होता है, पार्किंग का इंतजाम होता है और अगर आग लगती है तो उससे एग्जिट का क्या इंतजाम है या हम ये कहें कि आग लगने के बाद आग बुझाने के जो हम ये कहें कि अलग अलग जो है वो होते हैं उसका क्या इंतजाम है, उन सबको लेकर जो है ये कहें कि जो है फायर सेफ्टी को लेकर जो है ये दल पहुंचा था और उसके द्वारा ये जांच पड़ताल की जाने के बाद उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बहुत धन्यवाद आपका समीर इस तमाम जानकारी के लिए। समीर खान इस वक्त इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। किर्गिस्तान में दक्षिण एशियाई छात्रों के साथ मारपीट के बाद से भारतीय छात्रों के परिजनों की परेशानियां बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी का रहने वाला मेडिकल स्टूडेंट विजय मंडल भी किर्गिस्तान में फंसा हुआ है। घटना के बाद से उसके माता पिता भी घबराए हुए हैं। विजय के माता पिता लगातार उससे फोन पर उसका हाल चाल जान रहे हैं। विजय ने बताया कि 18 मई की शाम उनके हॉस्टल के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी युवा इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे, जिससे हॉस्टल के छात्र घबरा गए थे। लेकिन कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाया और रात भर हॉस्टल के बाहर तैनात रही। विजय के माता पिता ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है कि किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस लाया जाए। बच्चा जब बाहर देश में फंसे तो मन में तो सच में डर रहता है जब हमारे बच्चा को कुछ मत हो जाए, इसके लिए बहुत चिंता होता है। अब इतना चिंता है जो सब कुछ भूल के, जबकि हम जो काम करते हैं उसको भी दिमाग में नहीं आता है। क्या चाह रहे सरकार? हम सरकार के ये चाह रहा हूँ जो हमारा बच्चा हो यार अपन इंडिया के पूरा कोई फांसे ओकर माँ बाप नहीं चाहे, लेकिन हम अपन बच्चा की सब बच्चा अपन जैसे करके सबको सुरक्षित के साथ अपन घर में आ जाए। हाँ, मेरे बेटा वो किर्गिस्तान वहाँ फंसा हुआ है और हम लोग तो सब तो डर रहा, हर माँ बाप डरता है, ऐसा हम लोग भी डर रहा हो। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सही सलामत घर आए। क्या बता रहे, किस तरीके से भय है वहाँ पे? वहाँ पर पहले तो बहुत मारपीट हो रहे थे, स्टूडेंट लोगों को मार रहे थे। अभी तो शांत है, कल शांत है बोला, कल थोड़ा निकले थे। और तो क्या वहाँ पर बंद कर दिया गया था? हाँ, बंद कर दिया था भाई, पूरा ये जैसे हॉस्टल से निकलने नहीं दे रहे थे, उन्हीं लोगों की हिफाजत के लिए निकलने नहीं दे रहे थे। अभी ठीक है बोलता है, अभी तो कॉलेज बंद है, कॉलेज में नहीं जा रहा है। और वहाँ के क्या है तो सबको तो डर लगता है। अब मान लीजिए वहाँ के बातचीत नहीं जानता है, कोई कुछ पूछ रहा है जवाब देने नहीं पा रहा है, तो अचानक मार देगा तो हमारा नुकसान होगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जब हर बच्चा घर आए।
भिंड से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां सरेआम एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ससुराल से युवक घर लौट रहा था। एसपी ने मौके का मुआयना किया है। मेहगांव रोड के चिरौल गांव के पास यह वारदात हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां सरेआम एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ससुराल से घर लौट रहा था युवक। एसपी ने मौके का मुआयना किया है। मेहगांव रोड के चिरौल गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। वारदात अंजाम दी गई है। तो भिंड से एक बार फिर एक शख्स की हत्या की खबर आई है। चिरौल गांव के पास ये वारदात हुई है। मेहगांव रोड के पास चिरौल गांव में ये वारदात हुई। शख्स अपने ससुराल से लौट रहा था और सरेआम उसे चाकू से गोद दिया गया।